आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने रामबन और अनंतनाग में अवामी रैलियों से किया खिताब। कहा, रियासत का दर्जा बहाल करना इंडिया इत्तेहाद की तरजीहात में शामिल। राम माधव ने कहा, ये इंतखाब तारीखी होगा साबित। यहाँ अमन, तरक्की और खुशहाली की ख्वाह नई क़यादत आएगी सामने। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पर्चाए नामजदगियां दायर करने का आखिरी दिन से एक दिन कबल बड़ी तादाद में सरकर्दा रहनुमाओं ने दायर की पर्चाए नामजदगी। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम अरूज पर कई मकामात पर अवामी रैलियां की जा रही हैं मुनक्किद। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है और लोगों को यकीन दिलाया है कि इनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक के शराकतदारों की मदद से मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में रियासती हैसियत की बहाली को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा है कि हम असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से कबल जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन बीजेपी राजी नहीं थी और वो चाहती थी कि पहले इंतखाबात करवाए जाएं। उन्होंने आज अनंतनाग जिले के डूरू असेंबली हलके में पार्टी रहनुमा गुलाम अहमद मीर और जिला रामबन के बनिहाल हलके से उम्मीदवार वकार रसूल वानी के हक में रैलियों से खिताब किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के कामकाज का माजी के बादशाहों से मुवाजना किया है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। और कुछ ही समय में आप देख लेना, यहां पे ये आप वकार जी यहां पे चुनकर जाएंगे, आप जिताओगे इनको, हमारी सरकार बनेगी और ये आपके लिए पूरे दिल से दम लगाकर आपके लिए काम करेंगे। वकार जी, ये आप मुझे एक वायदा करो कि यहां पे आप मुझे 1-2 दिन के लिए लाओगे और यहां के लोगों से मतलब अच्छी तरह, जैसे ऐसे नहीं मगर अच्छी तरह मिलाओगे। हाँ हाँ, गूल का एरिया, गूल और गूल के एरिया में मुझे वहां पे ले जाओगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत
धन्यवाद। बीजेपी सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी इंचार्ज राम माधव ने आज श्रीनगर में कहा है कि ये एक तारीखी इलेक्शन साबित होगा और हम पुर उम्मीद है कि यहाँ जिन खानदानों की वजह से वादी में जम्मू के लोग गुज़श्ता 34 सालों से एक बड़े सानिहा से गुजर रहे हैं उसका खात्मा होगा और जम्मू कश्मीर में एक नई क़ियादत सामने आएगी और यहाँ अमन, तरक्की और खुशहाल की ख्वाह लोग सामने आएंगे और अवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वोट का लाजमी तौर पर सही इस्तेमाल करें। छुट्टी होगी, एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी, वो पूरा भरोसा हमको है। जो शांति चाहने वाले, आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करने वाले, विकास चाहने वाले, ऐसे नए लोग, नए पार्टियां, नए लीडर्स कश्मीर घाटी में भी उभरेंगे। जम्मू में शांति, अमन, विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। एक नए नेतृत्व में इस नया यूटी का लेजिस्लेचर, नई सरकार यहां बनने जा रहा है। उसमें हमारे पार्टी की तरफ से लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे युवा साथी, इंजीनियर, डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन को बीजेपी ने एक कैंडिडेट के रूप में उतारा है। लाल चौक से इंजीनियर यहां ऑलरेडी डीडीसी रहते हुए बहुत कुछ काम किया है, उस काम को एक एमएलए रहते हुए और आगे बढ़ाएंगे और कश्मीर की जनता से, विशेषकर लाल चौक की जनता से तो अपील करेंगे कि इंजीनियर को वोट दे और जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी, पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं उनको डिफीट करना पड़ेगा। नया नेतृत्व जो शांति, विकास चाहेगा, उस नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता आगे आएगी। बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी की अगुवाई में एक नई सरकार इस राज्य में बनेगी। हमने युवा चेहरा देखे हैं इस बार, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या बीजेपी की तरफ से हो, ताकि कोई स्ट्रैटेजी है बीजेपी की युवाओं को आगे किया जाए। जम्मू कश्मीर की जनता की स्ट्रैटेजी है, जम्मू कश्मीर के जनता की इच्छा है, नया नेतृत्व चाहिए। अच्छी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं, उन युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो दो परिवारों के चंगुल में फंस गया था ये राज्य पूरा, उन परिवारों को मुक्ति दे दो, उनको छुट्टी करो, इस राज्य को मुक्ति दिलाओ। उसके लिए नए युवा जो आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। के लिए उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, लोकतंत्र में सबके लिए स्थान है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आगे आए उनका हम स्वागत करेंगे, पर आतंकियों का या एक्स मिलिटेंट्स का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस चुनाव शांतिपूर्ण होगा, चुनाव एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, ये भरोसा मोदी जी का है। जैसा पार्लियामेंट चुनाव आपने देखा कितना ट्रांसपेरेंट हुआ है, कितना स्वच्छ ढंग से चुनाव इस राज्य में संपन्न हुआ है। इससे राज्य के लोगों को भी भरोसा आया। इसलिए आप जिनका नाम ले रहे हैं वो भी आप चुनाव लड़ने पे विश्वास रख रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में अच्छा चुनाव होता है, सही चुनाव होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये विश्वास मोदी जी ने दिलाया है और इसमें सभी लोग आगे आए, लोकतांत्रिक ढंग से आगे आए। अच्छी बात है। इससे पहले भी आपने जम्मू कश्मीर में काफी काम किया है, चाहे वो पीडीपी को लेकर हो या बाकी पार्टी को लेकर हो। अगर कहीं न कहीं एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, क्या स्थिति बनेगी जम्मू कश्मीर की, आपको क्या लगता है? नहीं, जरूर मैं कहता हूं कि बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरने वाला है और उसके बाद जो परिस्थिति निर्माण होगी उस पे हम अपना रणनीति उस समय तैयार करेंगे। बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ा दल बनने वाला है। थैंक यू। उसके बाद ही बाकी लोग हैं। सर, अमित शाह जी भी आ रहे हैं 6 तारीख को। अमित शाह जी का प्रवास जम्मू में होने वाला है 6 तारीख 7 तारीख को। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और नेताओं का भी इस राज्य में दौरा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज चनापुरा हल्के से अपनी पर्चा नामजदगी दायर की है। यहाँ उन्होंने एक बड़ी रैली की भी क़यादत की है। इस मौके पर बड़ी तादाद में उनके हमायती और पार्टी कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि वो
अपनी कारकर्दगी की बिना पर अवाम से वोट मांग रहे हैं और वो पुरुम्मीद है कि अवाम उनका साथ देगी। काफिला जो निकला है, बड़ा काफिला, इसके लिए क्या कहेंगे आप सब? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और शहर श्रीनगर के लोगों का शुक्रगुजार हूं जो जिन्होंने हमें मोहब्बत दी है। ये 5 साल में भी और आगे भी देते रहेंगे। सर, बड़ा कंपटीशन माना जा रहा है इसमें, बड़े टाइकून जो है, बिजनेसमैन जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं मामूली सा एक खिदमतगार हूँ लोगों का। मैं एज टाइकून नहीं लड़ रहा हूँ, मैं खिदमतगार लड़ रहा हूँ। अपनी परफॉर्मेंस पे वोट मांगने जा रहा हूँ। नई नई जमातें इमर्ज हो रही है, नहीं क्या हम कहेंगे पुरानी अभी जो AIP है वो भी अब मैदान में है, बड़े बड़े चेहरे जो है वहाँ पर आ रहे हैं। से बोलते तो हाँ बिल्कुल, ये चन त्यूत गाश, ये चन त्यूत गाश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज गांधरबल असेंबली हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल की है। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडरान और अहले खाना के साथ मिनी सेक्रेटरीट में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल की है। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उन्हें शेख अब्दुल रशीद उर्फ अंजीना रशीद ने शिकस्त दी थी, जो दहशतगर्दी की फंडिंग के इल्जाम में तिहाड़ जेल में बंद है। Mion Dastar, Mion Yazet, Mion YouTube. इंशाल्लाह जुमा रैली राथर साहब साइम साहब बाकी सारी साथी यमन से करो मशवरा करो पन कैंपेन प्रोग्राम शुरू इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर हमने एक लगाम को पकड़ा, अगर हमने एक रस्सी को पकड़ी, अगर हमारी अल्लाह ताला के ऊपर हमारी नजर और हमारा भरोसा पूरा रहा, इंशाल्लाह जीत हमारी। अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफाजत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बिहार सिटी कुपवाड़ा असेंबली हलके से उम्मीदवार डॉक्टर बशीर अहमद वेरी ने आज गोर, शेखपुरा, शालागुल और मरहमा के गांव में रोड शो करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पीडीपी वो सरकार थी जिन्होंने यहां के आवाम को सेल्फ रूल का वादा देकर इनसे वोट लिए और यहां के नौजवानों के जज्बातों से खेला है, और अगर इस वक्त यहां की आवाम को परेशानियों का सामना है तो वो पीडीपी की ही देन है।
लोगों को समझ आया है खराब होता क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे क्या किया, हमारी जमात ने क्या किया, और बाकी लोगों ने जो झूठे वादे किए, कभी कोई बात कही, तो वो सब लोगों के सामने है और लोग जुट रहे हमारे साथ। नहीं, हमें पूरा यकीन नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम इंडिया अलायंस में है जिसमें कांग्रेस हमारे साथ है, तो हमें शायद अल्लाह अपने ही दम पे, अपने ही बलबूते पे 50 पार करा दे। जरूर कहते हैं ना, पॉट कॉल्स कैट ब्लैक, क्या ऐसी बात। ये बौखलाहट के शिकार है, ये कुछ भी घड़े मुर्दे उखाड़ने के चक्कर में है, जब इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यही लोग हैं ना जिन्होंने सेल्फ रूल का वादा किया था कश्मीर को, यही है ना जिन्होंने फौजी इनखला का वादा किया था, डबल करेंसी का वादा किया था। कहाँ गए वो वादे? जरा इनके मंशूर को देखें, क्या है उसमें जिक्र कहीं इसका? इनको कुछ भी कह सकते हैं, ये झूठ बोलने में इतने माहिर है, कहने की बात नहीं है। हमारे साथ जो लोग जुट रहे हैं, इनको रातों को जाते हैं, उनके दरवाजे तोड़ के अंदर घुसते हैं और उनको मालाएं डाल के ज़बरदस्ती फ़ोटो उठाते हैं। ये वो लोग हैं जनाब, इनकी बातों पे आप क्यों आ रहे हैं? बस उन्होंने देखना है, ये वो जमात है जिन्होंने अपने वफादार लोगों को भी वफा नहीं किया, जो ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले थे, लेकिन ख़ानदानी राज चप्पे चप्पे पे कायम किया इन लोगों ने। आप बस मेरे लोगों से यही गुजारिश है, देखें इनका कुर्सी की कितनी लालच और हवस कितनी है कि 2014 में हमको पहले वोट लिए उन लोगों के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, बाद में उनके ही साथ मिले और हमें ये हशर कर दिया। आज 10 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है इलेक्शन में जाने की, और वो भी उस असेंबली में जिसको इन्होंने तुड़वा के एक यूनियन टेरिटरी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अकबर राठौर का पटन हल्के से असेंबली इंतखाबात में लड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये पार्टी अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो वो जेलों में बंद लोगों और मुख्तलिफ मामलों में दर्ज लोगों को आज़ाद करवाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। नसीर साहब कदम बढ़ो। लाख लाख शुक्र, और उसके बाद मेरे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के बाशूर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमारी अवामी आवाज़, अवामी इत्तेहाद पार्टी की जो सफ़े अव्वल में जो लोग बैठे हैं उनसे रुजू किया है, और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर अल्लाह ने चाहा और लोगों ने साथ दिया और मुझे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बारी खिदमत करने का मौका फराहम हुआ, तो इंशाअल्लाह देखिए आप बखूबी वाकिफ होंगे जो हमारा नारा है, जो हमारे पार्टी का मंशूर है, शायद आप बखूबी वाकिफ होंगे। जिस माँ ने पिछली बारी इंजीनियर रशीद साहब को वोट दिया है, उसने ये समझ के वोट दिया है कि इंजीनियर साहब के साथ साथ हमारे बच्चे भी अपने घरों में पहुंच जाएंगे। धालन के लोगों ने ही ज्यादा रुजू किया है मेरे सफ़े अव्वल के लोगों से, उन्हीं का ज्यादा ये अरमान था कि अकबर साहब आगे आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं उनका भी मशकूर हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो हम करके दिखा। इससे तो बिल्कुल आज किसी को सियासत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी इज वेल अवेयर अबाउट द मॉडर्न पॉलिटिक्स। बच्चे बिल्कुल इस बात से बखूबी वाकिफ है कि आज कौन सी सियासत पिछले 70 सालों से हमारे कश्मीर में चल रही है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बहसियत सहाफी ये मेरे से ज्यादा जानते हैं। क्या किया वजीर आजम जब, हाँ एक जमाना था हमारा ये सदर रियासत हुआ करता था, और आज बखूबी वाकिफ है कि यूटी तक पहुंच गए हैं, और इससे भी आप बखूबी वाकिफ है, मुझे बताने की ज्यादा अगर बात भी याद है जब 1973 में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया था कि यह कोई कुरानी आयत नहीं है जिसको हम आइन से नहीं हटा सकते हैं, आज भला राहुला साहब कैसे ला सकते हैं वापस। ये छोटी छोटी बातें हैं, मेरे ख्याल से ये डिस्कशन करना ही फजूल की बात है। आखिर में गयूर अवाम से ये इल्तिजा करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजल कर्म से हम एक बदलाव लाएंगे, और हम एक कलअदम जमात इस्लामी के साबका जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादर लोन के बेटे डॉक्टर कलीम उल्लाह ने आइंदा इंतखाबात में लंगेट असेंबली हल्के की नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है।
मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर कलीम उल्लाह ने इलाके के लिए एक नया विजन पेश करने के अज़म का इजहार किया है। उन्होंने ख्यालात और हल के साथ मकामी मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपने आप को कायम शुदा पार्टी उम्मीदवार से मुमताज करने का अपने इरादे को उजागर किया है। और लंगेट सेगमेंट्स में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं यहाँ लोकल इश्यूज जो हमारे हैं उन बहुत सारे इश्यूज हमारे लोकल इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड हैं और हमारी स्टेट से भी रिलेटेड है। जो अनसर्टनटी यहाँ पे 19 से हो रही है और जो हमारे पास जॉब्स में प्रॉब्लम है, जो हमारे सोशल इश्यूज और क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ड्रग्स है, बाकी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देख के बड़ा दिल तंग हो जाता है। हमें चाहिए कि कुछ ऐसे लोग भी हों जो इन चीज़ों को एड्रेस करें और कुछ लोग और जिसकी सबसे बड़ा चीज़ है कि जॉब क्रिएशन में हेल्प करें। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे हमें एड्रेस करना चाहिए वो है कि जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 370 के बाद लोग बिल्कुल डिटैच हो गए हैं पॉलिटिक्स से या उनके पास एजुकेशन से वो महरूम हो गए हैं। पिछले 5 एक सेशन चेंज किए गए, बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद भी इवन दो इसमें कुछ चीज़ें है नहीं उतनी कि हम दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें। सिंस मैं एक प्रोफेशनल एक डिग्री लेके आया हूँ और मैंने काम किया है हायर एजुकेशन में, मुझे लगता है कि इस पूरे सिनेरियो की तरफ हमें जांच करनी चाहिए कि एजुकेशन को किस तरह से रिवाइव करें, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और दुनिया में उनको आगे लेके चले। अभी में भी और भी आ सकते हैं, मेरा नाम तो आ गया है तो, बट बाकी लोग भी हैं जो आ जाएंगे, उनका लिस्ट भी जल्दी आ जाएगा। अभी सेंट्रल कश्मीर से भी कुछ लोग लड़ेंगे, नॉर्थ कश्मीर से भी कुछ लोग लड़ेंगे, तो सिंस मेरा नाम आया है बाकी लोगों के भी आहिस्ता आ जाएंगे। तो मैनिफेस्टो में जिस दिन मैं यहाँ पे अपनी फॉर्म भरूंगा उसी दिन मैं अपने मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करूँगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अच्छा खासा वोट बैंक है मेरे पास, इंशाल्लाह हम स्ट्राइक करेंगे और अच्छे से स्ट्राइक करेंगे और होपफुल है और पूरी उम्मीद भी है अच्छे से कि हम ये इस लंगेट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हम एक अच्छा खासा वोट शेयर लेके इंशाल्लाह हम जीत भी सकते हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बाहर आज उस वक्त दो जमातों के दरमियान बहसबाजी शुरू हो गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान दोनों जमातों के कारकुनान आपस में झगड़ पड़े। एनसी के मुश्ताक गुरु और अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी बिलतरतीब सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुलाम हसन मीर के हमरा जय वकवा पर मौजूद थे। दोनों जमातों के सैकड़ों कारकुनान ने नारे लगाए और अपनी पार्टियों के परचम लहराए। पुलिस एहलकारों की बरवक्त मदाखलत ने मजीद कशीदगी को रोक दिया। चनापुरा असेंबली हल्के में अल्ताफ बुखारी और मुश्ताक गुरु के दरमियान सख्त मुकाबला देखने का इम्कान है।
प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने तारीखी मुगल गार्डन में एक रोजा इंटर स्कूल कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया है। स्कूलों में इखलाकी तालीम की अहमियत के अनवान से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, माहिरीन तालीम, तुलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान को स्कूल के निसाब में इखलाकी तालीम के अहम किरदार पर बसीरत अंगेज गुफ्तगू के लिए एक दिन के लिए जमा किया गया। इस तकरीब में एसोसिएशन के सदर GN वार मेहमान खुसूसी थे। चाहे वो रिश्वत की सूरत में हो, चाहे वो बदयांती की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, यानी जो एक इंसान से अशरफुल मखलूक से तवक्का नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं हम समझते हैं कि स्कूलों का एक अहम रोल बनता है, क्योंकि स्कूलों में ही बच्चे को तालीम मिलती है। तो इस ताल्लुक से जो तरबियत का मामला है, जो ट्रेनिंग्स का मामला है, बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग का मामला है, उस ताल्लुक से आज ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, बुनियादी मकसद इसका ये है कि बच्चों में इखलाकी तालीम को, मॉरल एजुकेशन को, कैरेक्टर को उजागर किया जाए और उसकी अहमियत अंडरस्टैंड कराई जाए। खासकर इस दौर में जब इस वक्त हम देखते हैं कि AI का दौर है और पूरी तेजी से जो इस वक्त इवोल्यूशन हो रहा है, तो इन हालात में जब तक एक बच्चे की तरबियत उस लिहाज से न हो कि वो मॉरली साउंड हो, उसके इखलाक अच्छे हों, उसका किरदार सही हो, तभी वो सोसाइटी के लिए एक पुरअमद पुरजा बन सकता है, एक प्रोडक्टिव सिटीजन तभी बन सकता है जब उसको मॉरली उसको जो मालूम हो कि अच्छाई और बुराई में फर्क क्या है और मेरी जिंदगी पे इसका क्या असर होना चाहिए। बीरवा असेंबली हलके से PDP उम्मीदवार गुलाम अहमद खान मीर ने बीरवा असेंबली हलके के लिए नामजदगी दाखिल की है। इनके साथ सीनियर PDP वर्कर्स, बीरवा और पुरजोश हामियों का बड़ा हजूम मौजूद था। उन्होंने अपने पर्चा नामजदगी बीरवा के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जमा करवाई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अवाम और पार्टी की जानिब से जबरदस्त हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया है। अल्लाह का करम है कि लोगों में जोश जज्बा है, इस बात की अक्कासी करता है कि मुझे लोगों का मैंडेट मिला है। तो इन्हीं के कहने पर मैं मैदान में आ गया मोहम्मद जी की सरपरस्ती में। इन्हीं के लिए मैं मैदान में आया हूँ। अब आप मैदान में है तो खड़ा मुझे नहीं लगता है जो आपको जो जोश जज्बा है, हमारा कोई मुकाबला है। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह इनकी मदद से, इनकी कोशिश से हमारी जीत यकीन है इंशाअल्लाह। पड़ेगा खान साहब का असर यहाँ पड़ेगा, यहाँ अक्सर वहाँ पड़ेगा। मंजूर साहब, आर्टिकल 370 जो है उस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? वो खोखला हुआ था, उसमें क्या रहा था? आपसे जानना चाहेंगे खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी और बीरवा खान दोनों को सवाल का जानना चाहेंगे। PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और नजीर खान के दरमियान मुकाबला है, क्या कुछ रहेगी आपकी? नहीं, यहाँ भी NC नजीर साहब और खान साहब के दरमियान कांटी की टक्कर रहेगी, वहाँ भी तिकोनी मुकाबला रहेगा। सुरनकोट से बीजेपी के उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी ने अपने हामियों के हमरा आज एक बड़े इज्तिमा की मौजूदगी में पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। यहाँ उनके हामियों ने अपने कायद के हक में खुशी और मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। रुकने पार्लिमान गुलाम अली खटाना मुश्ताक अहमद बुखारी की रैली में शामिल हुए और तमाम अवाम से मुश्ताक बुखारी को वोट देने की अपील की है। आज सईद मुश्ताक बुखारी साहब अब नॉमिनेशन फाइल भरने के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने रैली जो है वहाँ पे लोगों को हमने बुलाया था पेट्रोल पंप के पास, और वहाँ से हमने अपनी रैली जो है निकाली है और यहाँ तक, और यहाँ से आगे सिर्फ 4 लोगों को इजाज़त दी जाएगी जो बुखारी साहब के साथ जाएंगे। एक नहीं 2-3 जगहों पे जो है बात हुई है, जिसकी वजह से लोग हमारे काम आए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि बहुत देखो जनता आपके सामने है। आपने देखी आज वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी
पहाड़ी कबीला हो, गुजर कबीला हो, बकरवाल कबीला हो, हिंदू मुसलमान सिख, सबको अपनी ज़िंदगी दी। और जिस शख्स का इलेक्शन, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे के यहाँ भेजा, अब हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है हम इनको भारी बहुमत के साथ जितवा के भेजें, वो हक अदा करें जो हक हम पे भारतीय जनता पार्टी का है। कितना बड़ा जनसुराग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुश्ताक बुखारी के नाम आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोगों का पहाड़ी कबीले के प्रति जो पहाड़ी साहब का काम है, जो उन्होंने काम किया है, जो लोगों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, आज उस कुर्बानी का बदला देने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुश्ताक है। और मैं समझता हूँ एक जनसुराग आप देख रहे हैं कि धूप में उमड़ कर आया है और बुखारी साहब की जो जीत है वो 100% निश्चित लहर मुझे नजर आ रही है। उस दिन जब ये जम्मू से आए थे फार्म लेकर, तब भी इनके साथ एक जनसलाब था बारिश के अंदर। आज वो जो जनसलाब था वो तूफान के रूप में वो बन चुका है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बुखारी साहब का जो प्रति प्रेम है लोगों का, आज वो नजर आ रहा है। जनसलाब है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे बड़ा हमारी कुर्बानी जो है बुखारी साहब ने दी है पहाड़ियों के, मतलब एससी के लिए। हमने मतलब इससे पहले जो गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमारे लिए जो किया है बुखारी साहब ने किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है। मोदी साहब ने हमारे लिए पेंशन लगाई है, गुरु के लिए हमारी राशन जो फ्री मिला है, और सबसे बड़ा जो है हमारा पीएच मतलब ये बच्चों के लिए चर्चा मिला है। हम इसके लिए हर एक जगह में कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सुरनकोट 20 से डीडीसी मेंबर सुहेल शहजाद मलिक ने भी आज सुरनकोट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। यहाँ उनके हमरा बड़ी तादाद में उनके हमायती भी मौजूद रहे और उन्हें भरपूर हिमायत देने का ऐलान किया है। तमाम मोहतरम बुजुर्गों का, मेरे मोहतरम साथी जितने मेरे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और एवरी सपोर्टर आउट देयर हु हैज स्पेंड हिज टाइम, और जिन्होंने आज सुबह से बल्कि पिछले 5 दिन से जब से हमारा ये एक नया फैसला और जो हम एक नई डायरेक्शन की तरफ गियर अप कर रहे हैं, तो जितने भी लोगों ने, जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरे भाई हैं, सब ने जो मेरा साथ दिया, मैं इनका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए आज रेड लेटर डे है कि सुरनकोट के अंदर और सुरनकोट में रह के पिछले 70 सालों की जो एक सोच थी, जो एक नज़रिया था, जो एक डायरेक्शन थी, वो हमने पहले डीडीसी इलेक्शन में जो है बदली, जब लोगों ने मुझे मैंडेट दिया था। तो आज जब मैंने ये फैसला लिया कि मैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार सुरनकोट से इलेक्शन लड़ूंगा, तो एक मरतबा फिर जितने हमारे लोग हैं वो सब बैठे। हमने 5-6 दिन बड़ी मैराथन मीटिंग्स की और उसके बाद ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि मुझे इलेक्शन लड़ा और इंशाल्लाह आज नामजदगी। आपने तो किस तरह से देखते हैं आपको? मेरी आवाम ने मुझे चुना जब, और मेरे इक़्तिदार के 3.5 साल गुजरने के साथ ही मैंने पिछले 45 साल के एसटी स्टेटस का जो एक काम था, यहाँ की रवायती सियासत रही है कि जब इलेक्शन आते थे तो गुज्जर पहाड़ी के नाम पर जो है वो डिवीज़न होती थी, और हमारे लीडर्स ये कहते थे कि आप हमें वोट दे दो तो हम असेंबली में जाके आपकी बात करेंगे, हम ऐवान में जाके आपकी बात करेंगे, हम वहाँ से आपकी फ़ाइल पता नहीं किस जगह पड़ी हुई है तो आपकी फ़ाइल अप्रूव कराएंगे। साथियों, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनको सिर्फ अगर प्यार था तो अपनी कुर्सी में था, कुर्सी से था। जब भी यहाँ इलेक्शंस होते थे तो 1 महीने के लिए गुजर पहाड़ी जागता था। बाद में जो पहाड़ियों का एक हक था, मैं ये समझता हूँ लेजिटिमेट राइट था, वो बिल्कुल पसे जो है पर्दा हो जाता था, वो डस्टबिन में जो है डाल दिया जाता था। सिर्फ पहाड़ी लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी आगा सैयद अब्बास रिजवी ने आज काउचर इलाके का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने सियासतदानों और सियासी जमातों की मुज़म्मत की है और इस इलाके को साबका रहनुमाओं ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, इस तरह का इल्जाम आयद किया है। ये कहूँ कि बदकिस्मती है कि इसलिए कि जो मैं खुई में, तहसील खुई में जो हाल देख रहा हूँ, लेकिन ये तो क्रीरी से तो मेरे ख्याल में 2-2.5 किलोमीटर का फासले पे है। तो यहाँ तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ तो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब या जो कहीं मरतबा MLA भी रहे, MLC भी रहे, उन्होंने तो इस काउचा को तो फूलों की तरह सजाया होगा। लेकिन यहाँ बदकिस्मती यह है कि यहाँ तो मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ तो खंडराट है। ये जिस तरीके से खंडरात होते हैं उसी तरीके से मुझे अब काउचा की शक्ल तस्वीर नज़र आ रही है। लेकिन मैंने अपने जो यहाँ के साथी दोस्त हैं उनसे यही गुजारिश की है कि मैंने उनको ये कहा कि जो आपने पहले लोगों को देखा है, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि आज़मुदन जहलस्त, और अगर किसी को आजमाया है फिर दोबारा उसको आजमाना है। तो क्रीरी वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है,
कि इसमें हर एक जवान, हर एक बहन और हर एक माँ के जो हुकूक हैं उनको वो मिलना चाहे, और उसके साथ साथ जो इतने सालों में हमारे हुकूक पामाल किए गए हैं, अगर खुदावंद करीम ने हमें मौका दिया है और उस एक एक रुपए का हम हिसाब लेंगे। सियासी व समाजी रहनुमा चंद्रमोहन शर्मा, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा पेश किया था, आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जम्मू ईस्ट असेंबली हल्के का एक वसी दौरा किया है। यहाँ का रद्द अमल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मुखालिफ तो था ही, साथ ही अवाम बीजेपी उम्मीदवार से भी नाखुश है। उन्होंने कहा है कि यहाँ अवाम के मसाइल का सामना कर रही है और उनका वो बतौर एमएलए बनते ही यहाँ इन मसाइल का अजाला करेंगे। 50 साल अपना सर्विस देने के बाद पार्टी छोड़ दी है और उसके बाद मैंने इंटेंसिव टूर किया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। मुझे बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। लोग कांग्रेस एनसी से तो खुश है ही नहीं, बिल्कुल उनका बाइकाट कर रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार से भी ज़्यादा खुश नहीं है। मैंने सारा असेस करके ये महसूस किया कि लोगों की जो एक ज्वलंत समस्या है वो है बिजली के बिल, स्मार्ट मीटर्स, और दुख इस बात का है कि मेरी पार्टी ने, जिसमें अभी तक रहा हूँ, उन्होंने इस इशू को केंद्र सरकार के साथ या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ठीक तरीके से नहीं उठाया। ये उठाना चाहिए था। इतनी गर्मी में, स्कॉर्चिंग हीट में लोग गर्मी में रह रहे हैं बिना एसी, बिना पंखे के, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से इस प्रॉब्लम को उठाना भी चाहता हूँ और लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि मुझे कोई अधिकार मिलता है तो मैं इसके लिए केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मैंने देखा है गरीब लोग जिनकी 10,000 महीना इनकम नहीं है, उनको 10-10, 20 हज़ार के बिल आए हुए हैं, रो रहे हैं खून के आंसू लोग। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि लोगों का जो इन्होंने विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन बंद कर दी, उसके कारण बड़ी समस्या है। मैंने सुना है कि बीजेपी कोई नेता, मैं उनका नाम नहीं बोल पाऊंगा, लोगों के घरों में गए और ओल्ड एज पेंशन वालों ने, बुजुर्गों ने उन्हें गले से पकड़ लिया, हम पे तो दवाई नहीं मिल रही है। और ये पार्टी जो हमेशा, जब तक मैं महामंत्री रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो हम लोगों की समस्या लेके जाते थे। आज की नेतृत्व ये लोगों की समस्या लेके क्यों नहीं जाती है? ये ओल्ड एज पेंशन एक बुनियादी हुकूक है। विदेशों में, यूरोप में हर शहरी को पेंशन मिलती है। हमारे यहाँ से बुजुर्गों को पेंशन मिलती है 1,000 रुपया, पंजाब में 3,000 रुपया, और 1,000 रुपये भी आप नहीं दे रहे हो। ये बहुत बड़ी मानवता के खिलाफ बात है। मैं इस इशू को भी हर मौके पर उठाता रहा हूँ। हकूक़ के लिए, उनके अधिकारों के लिए मैंने संघर्ष किया है, आगे भी करता रहूँगा। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा अधिकार मेरे हाथ में दीजिए, समर्थन दीजिए। ये मामला जो है, चाहे राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री खुद बैकवर्ड क्लासी से हैं और हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो भी पिछड़ी जाति से हैं, तो उनके पास ये बात पहुंचाऊंगा कि जम्मू कश्मीर के ओबीसी कैटेगरी वालों का कसूर क्या है कि इनके बच्चों के साथ, इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। इस मामले को मैं आगे उठाने वाला हूँ। जिला कुपवाड़ा के रेशीवाड़ी अबूरा इलाके में आज पीडीपी का एक इजलास मुनक्किद हुआ है। ये इजलास पार्टी रहनुमा और साबका रुकने पार्लियामान मीर मोहम्मद फयाज की क़यादत में मुनक्किद हुआ है, जिस दौरान कई लोगों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका वहां वारिहाना इस्तकबाल किया गया। इस दौरान मीर मोहम्मद फयाज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उस पर कई इल्जाम भी आयद किए हैं। चलो ठीक है। मजबूरी है, जरूरी है, कुपवाड़ा की मजबूरी है, जरूरी है, कुपवाड़ा की मजबूरी है। देखिए, जहाँ तक सवाल है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी, मुझे नहीं लगता कि उनकी यहाँ पे कोई जीत हुई है। उनके तो पार्टी के सदर यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी शायद 2-3 लाख वोट से, शायद 2.5 लाख या 3 लाख वोट से वो भी हार गए। तो बहरहाल उनकी तो ये आदत है। आज भी अगर आप देखोगे कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उन्होंने इसको अपनी मीरास समझी, तो उनको वो कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। और जब उनको ये लगता है कि थोड़ा बहुत, उनको जब मामूली कुछ लगता है कि हवा इस तरफ मुड़ती है उनकी तरफ, तो वो सोचते हैं कि पूरी कश्मीर तो हमारी ही जागीर है। उसका फैसला तो नॉर्थ कश्मीर के अवाम ने अभी दे दिया। बहरहाल जहाँ तक सवाल पीडीपी का है, आपने खुद ही देखा, अगर आप पिछले 1 हफ्ते से देखो, अगर आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी में तकरीबन
मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में लोग आज शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इनको पता चल जाएगा कि पीडीपी कहाँ पे है। जब एआईपी इंजीनियर रशीद साहब यहाँ पे खड़े हुए थे तो तब अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पता होता कि रशीद साहब यहाँ से लड़ेंगे तो मैं फॉर्म नहीं भरता। अब जब वो इलेक्शन हार गए तो उनको लगता है कि जब अगर सज्जान बरकाती साहब वहां से लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि मेरा वैसा ही हाल वहां जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में हुई तेज बारिश और ज़्यादाबारी से जिला कुलगाम में हुए नुकसान की मजम्मत में आज वहां पीडीपी लीडरों की जानिब से एक एहतजाज किया गया है, जिसमें हुकूमत से अपील की गई है कि यहाँ किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए और उनके केसीसी के कर्जों को भी माफ किया जाए। ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्टी लीडर मोहम्मद अमीन ने कहा है कि यहाँ अवाम कई तरह की मुश्किलात का सामना कर रही है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ का नुकसान का जायजा ले और लोगों को राहत फराहम करे। तीस 40 गाँव हैं लेकिन सारा डिवास्टेट हो गया है, सारा खत्म हो चुका है। मैं कम से कम 50-60 बागों में खुद जाके खुद देखा, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा है ये शायद ऑफिस में बैठ के असेसमेंट करता है। मैं डीसी साहब से गुजारिश है कि असेसमेंट अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स और हॉर्टिकल्चर के ऑफिशियल्स को बागों में भेजें और देखें कि 100% नुकसान है बहुत सारे इलाकों में। जिसको हेल स्टॉर्म बाग में हुआ, आधे स्लेब नीचे हैं आधे से ऊपर हैं, जो नीचे हैं उनको तो 50-100 रुपये पेटी का आता है, ऊपर जो है वो तो तबाही है। लिहाजा असेसमेंट करें, वहाँ जाए और प्रॉपर असेसमेंट करें। 100% नुकसान है, उन बेचारों का यही रोजी रोटी था साल भर के लिए। किसी को बेटी की शादी, किसी को बेटे की शादी, किसी को बेटे का एडमिशन, किसी को घर बनाना है, किसी को 10 शादी करनी है, दवाई सब उसी पे है। इस साल का जो प्रोडक्शन कास्ट उनको लगा वो भी खत्म, जो कुछ एक्स्ट्रा आता वो भी खत्म, और जो इनका कर्जा इस साल चढ़ा वो अगले साल पे स्पिल ओवर हो जाएगा। लिहाजा ये खत्म हो गई है 50-60-70,000-80,000 की आबादी। कुछ भी सब रो रहे हैं, शौक में है। मेरी सिर्फ हम कैंपेन छोड़ के है, कैंपेन आज भी कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। कैंपेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इलेक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस वक्त ये लाख लोगों को बसाना है, इनके लिए आवाज़ उठानी है। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है, खास तौर पर एलजी साहब से, इंसानियत का मुजाहरा करें, इन लोगों को कंपनसेट करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। हाफिज।